आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी पर दे रही है जोर। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की तरक्की को दी मंजूरी। उड़ीसा में 6 लेन के दाखिले वाले राजधानी इलाका रिंग रोड भुवनेश्वर बाईपास पर भी किया इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इंडिया इत्तेहाद के होंगे उम्मीदवार। इनका एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत तेज रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, आलमी दर्जाबंदी एजेंसियों के दरमियान भारत का नुक्ता नजर बेहद मुस्बत। अमरीकी टैरिफ के बावजूद भारत की शरह नमू 6.4% रहने का इम्कान। भारत चीन सरहदी मामले पर कौमी सलामती की मुशीर और चीनी वजीर खारजा की क़यादत में खुसूसी टीम की मुलाकात। NSA अजीत डोभाल ने कहा, दो तरफा मुस्बत मुज़ाकरात के दरमियान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम है बरकरार। चीनी वजीर खारजा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप के लिए हरमनप्रीत की क़यादत में भारतीय टीम का ऐलान। एशिया कप के लिए सूर्या कुमार यादव की क़यादत में टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को बनाया गया नायब कप्तान। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। मरकजी काबीना ने कुल 9,814 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। काबीना में लिए गए इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने राजस्थान के कोटा बूंदी में हवाई अड्डे की तामीर को मंजूरी दे दी है। कोटा बूंदी हवाई अड्डे पर सालाना 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तरक्की पर तखमीना 1,507 करोड़ रुपए लागत आएगी। राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1,507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। कोटा जैसा आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। काबीना ने कटक और भुवनेश्वर के दरमियान 6 लेन तक एक्सेस कंट्रोल रोड को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 8,307 करोड़ रुपए लागत आएगी। कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है इसके ऊपर दोनों अवस्थित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से मुल्क में फाल हवाई अड्डे की तादाद दोगुनी हो गई है। इसके अलावा फ़िज़ाई मुसाफिरों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है और अब ये 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं
और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज़्यादा 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। इंडिया इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उनका मुकाबला एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 1993 में बी सुदर्शन रेड्डी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया। इसके बाद 2005 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पार्लिमानी पार्टी की आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमा मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सबसे मुतारिफ कराया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का इस्तकबाल किया। एनडीए लीडरों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया कि एक अच्छे और काबिल उम्मीदवार को नायब सदर का उम्मीदवार बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बारे में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कहा कि अपोजिशन को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की हिमायत करनी चाहिए थी, लेकिन अगर अपोजिशन ने नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है तो ये इंडी इत्तेहाद का अपना फैसला है। कंसेंसस भी एक तरीकाकार है और जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपोजिशन अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक नॉर्मल बात है। हमारे सीनियर लीडर और यूनियन मिनिस्टर राजनाथ जी ने कोशिश तो करी है। अपोजिशन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार करार देने पर ओडिशा की कटक से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन नायब सदर के ओहदे के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। वो 3 रियासतों के गवर्नर भी रह चुके हैं और वो ऐवान को अच्छी तरह से चला सकते हैं। एनडीए इत्तेहाद का एनडीए उम्मीदवार की हिमायत ना करना और किसी और नाम का ऐलान करना ठीक नहीं है। It would have been better had the Vice President been elected uncontested. Mr. Radhakrishnan is a known face throughout the country and he has been governor of 3 major states like Telangana, Jharkhand and Maharashtra, and also Lieutenant Governor of Puducherry, and he has been a member of parliament for more than 10 years. He knows the intricacies of running the house. So in that respect, he is one of the best candidates which NDA has proposed, and perhaps tomorrow he is going to file his nomination. But after hearing what the India Alliance has done, I believe it is just opposition for opposition's sake. It will have no bearing on the election.
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2024 बैच के ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कौमी मफाद को सबसे अहम समझा। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ को हासिल करने के वसी तर स्ट्रेटेजिक मकासद को जहन में रखते हुए आलमी एजेंडे को हम सब दुरुस्त शक्ल देने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस एजेंडे की शुरुआत आप सबको ही करनी है। You have all joined the Indian Foreign Service at the Amrit Kal, a time when India is playing its role as a leading power and effective player on the global stage. Today, India is an essential part of the solution for the world's main challenges, be it the issues stemming from disparity between the global north and south, dangers of cross-border terrorism, or the implications of climate change. और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के एक्सियम 4 खलाई मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके दरमियान बहुत तवील, तफसीली और दिलचस्प बातचीत हुई। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे मुताल्लिक़ 10 मिनट की वीडियो शेयर की। मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने मोदी को खलाई स्टेशन के तजुर्बे के बारे में बताया। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा कि भारतीयों के बारे में दूसरे ममालिक के लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, तो शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वो जिससे भी मिले वो बहुत खुश हुए। भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? इसके अलावा बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि खलाई स्टेशन और गगनयान भारत के बड़े मिशन हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला का तजुर्बा मुल्क के लिए कारआमद साबित होगा। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान जो हमारे बड़े मिशन हैं सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी
हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत जारी करदा मुसव्वदा वोटर लिस्ट पर दावे और एतराज़ात दाखिल करने के अमल में अभी तक किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ या दावा मौसूल नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम राय दहिंदगान की जानिब से 1 अगस्त की सपहर 3 बजे से 19 अगस्त की सुबह 11 बजे तक मजमूई तौर पर 52,275 दावे और एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। इनमें अहल राय दहिंदगान का नाम शामिल करने और नाअहलों के नाम हटाने का मुतालबा किया गया है। इनमें से 1,765 मामलात को 7 दिनों के अंदर हल कर लिया गया है। इसके अलावा अब तक 1,73,016 नए राय दहिंदगान ने फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया है। काबिल जिक्र है कि इनमें वो नौजवान भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 18 साल या इससे ज्यादा हो चुकी हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो टैरिफ से सबसे कम मुतासिर होने वाला है। इसकी वजह क्या है? आज मुकामी खपत हमारी GDP में 57 या 58% का हिस्सा डालती है। हमारी मईशत पर जो भी असरात मुरतब होते हैं, ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। टैरिफ जो अभी अनाउंस हो चुका है, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ के बारे में ये बात की, वो बात की। भारत एक ऐसा देश है जिसको टैरिफ से सबसे कम इम्पैक्ट होना। उसकी वजह क्या है कि आज जो लोकल कंजम्पशन है, आप GDP जो नंबर्स आते हैं उस पर जो कंट्रीब्यूशन जो है वो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 57-58% है। अगर जिस तरह के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जैसे GST में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि रैशनलाइजेशन लाएंगे दिवाली से पहले, अगर वो हुआ और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट किया हमने, जिस तरह से रेट कट किया और जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में कट किया, सब मिला दे अगर तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट का जो है स्टिमुलस मिल जाता है GDP में। उससे समझ में आता है कि चाहे कोई भी इम्पैक्ट हो, हमारे अर्थव्यवस्था में जो जिस रफ्तार से चल रही है उसमें कमी नहीं आने वाली है। और भारत चीन सरहदी मसले पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीनी वजीर खारजा वांग यी की क़यादत में खुसूसी नुमाइंदा सतह की बातचीत का 24वां दौर नई दिल्ली में हो रहा है। इस दौरान अजीत डोभाल ने जोर देकर कहा कि हालिया महीनों में भारत और चीन के ताल्लुकात में मुस्बत रुझान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार है और दो तरफा बातचीत ज्यादा बामानी हो गई है। डोभाल ने इस पेशरफ्त की वजह गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कजान में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को करार दिया। Since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial, and we are most grateful to our leaders who in Kazan in October last were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. और अजीत डोभाल ने खुसूसी नुमाइंदा सतह की बातचीत के 24वें दौर को अहम करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ये भी पिछली बार की तरह कामयाब रहेगा। NSA ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन के शहर तियानजिन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और ऐसी सूरत हाल में ये बातचीत खास अहमियत की हामिल है। I'm very hopeful that like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks
assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. और आइए अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं मुंबई में मुसलसल हो रही बारिश की। आपको बता दें कि कुल्लू की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला में मूसलाधार बारिश की वजह से बहती व्यास नदी पर भूतनाथ पुल के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। ऐसे में देही इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को परेशानी का सामना है। इस दौरान वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी यमुना बाजार पहुंचकर मुतासरा लोगों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नीज़ हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने यकीन दिलाया कि कंट्रोल रूम से सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। रिलीफ और रेस्क्यू टीमें पूरी चौकसी के साथ तैनात हैं ताकि हर सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके साथ ही यमुना नदी में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय मईशत को मजबूत बनाने और माल बर्दारी को आसान बनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII ने नई दिल्ली में भारत में तेज़ रफ्तार रेल राहदारी की तामीर के मौजू पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के कई मारूफ रेलवे माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। डालते हैं इस पर एक नज़र। तेजी से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी मईशत को मजबूत बनाने और ट्रैफिक और माल की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए मुल्क में तेज रफ्तार रेल कॉरिडोर्स की तामीर पर काम मुसलसल जारी है। CII ने भारत में हाई स्पीड नई दिल्ली रेल कॉरिडोर की तामीर पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के नामवर रेल माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। भारत में तेज रफ्तार रेल कॉरिडोर्स तैयार करने से मुतालिक एक तहकीक भी पेश की गई। इस तहकीक में हिंदुस्तान में 4 बड़े और मौसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे दिल्ली अमृतसर, अहमदाबाद दिल्ली, कोलकाता मुंबई चेन्नई की तामीर पर जोर दिया गया। High speed rail is one of the subjects that has the power and the potential of very strong national level impact, not just in transportation but as a society. इससे न सिर्फ वक्त और पैसे की बचत होगी बल्कि नकलो हमल और रोजगार में भी सहूलत होगी। खुद इंसार भारत की समत मकामी टेक्नोलॉजी के फरोग पर भी रोशनी डाली गई। रिसर्च कहती है कि राहदारियों से मुसाफिरों की तादाद और आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। The government has already decided that up to 250 kilometers speed rolling stock we are going to indigenously develop even for the Mumbai-Ahmedabad corridor, while the 320 or 350 kilometer rolling stock is what we expect to get from Japan. So that's a good start, and I think with a lot more focus on indigenization, our ability to be Atmanirbhar in developing the other corridors would happen. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब है रेलवे लाइंस जो खास तौर पर तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए बनाई गई हैं। फिलहाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन जेर तामीर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के काबिल होगी। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी मज़ीद 6 तेज़ रफ्तार रेल कॉरिडोर बनाने का मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अपने स्पेन का जादू बिखेरने वाली श्री चरणी को भी वनडे विमेंस वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया है। ये दोनों नौजवान खिलाड़ी पहला विमेंस वनडे वर्ल्ड कप खेलती हुई नजर आएंगी।
और बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव होंगे, जबकि शुभमन गिल नायब कप्तान के किरदार में होंगे। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।